गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ स्नेहिल राव, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि एचएन को स्टार्ट कैसे करना है, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं और एग्जाम में हमें कॉपी कैसे लिखना है एचएन में। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। So as we know that the age group of adult is 18 to 65. According to WHO, 18 to 65 is considered as adult. और हेल्थ का डेफिनेशन हमें पता है, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। और नर्सिंग का मतलब है कि वी हैव टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट, आइदर द पेशेंट इज विद द मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन। तो हमें एडल्ट पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। और एचएन में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डिसीज है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके कारण क्या है कि वो हमें कैसे हो सकता है, उसके लक्षण क्या हैं, ठीक है, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज सिम्टम्स, और उसके अल्टरनेटिव मैनेजमेंट क्या हो सकती हैं, उसके मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी, उसके सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होंगी और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होंगी। तो इन सबको हमें डीपली पढ़ना है, तो इस वीडियो में पूरा कवर है। सो नॉट टू वरी अबाउट द टॉपिक, नॉट टू वरी अबाउट द सब्जेक्ट। तो एचएन में सबसे मेन चीज होती है डिसीज कंडीशन, और डिसीज कंडीशन में सबसे पहला चीज होता है इंट्रोडक्शन, जिसे हमें सबसे पहले पढ़ना होता है और एग्जाम में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज मेलाइटिस एक डिसीज कंडीशन है, तो उसका हम इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें कि 3 सिम्टम्स देखने को मिलती हैं: पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। These are the main symptoms of diabetes mellitus. तो अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि it is a metabolic disorder in which the pancreas are not producing enough insulin, या फिर जो सेल्स हैं वो इंसुलिन का रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब जो भी डिसीज कंडीशन है उससे रिलेटेड उसका डायग्राम और उसका फंक्शन मेंशन करना होता है। और उसके बाद आता है टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज मेलाइटिस के 3 टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे एनलिस्ट करना है। पहला है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस और तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज। अब इसके बारे में हमें एक एक दो लाइन में लिखना होता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, बेसिकली इसमें टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती हैं, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में जो सेल्स होती हैं वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती हैं। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब पहले से डायबिटीज मेलाइटिस मदर को नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है कॉज और इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। अब जो इटियोलॉजी होती है उसका मतलब होता है कारण, मतलब जो डिसीज हो रही है वो किस वजह से हो रही है। और सेम उससे ही रिलेटेड रिस्क फैक्टर भी होता है कि इटियोलॉजी में क्या था कि वो डिसीज कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, और रिस्क फैक्टर में होता है कि इनकी वजह से भी ये डिसीज कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथो का मतलब होता है डिसीज, फिजियोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो वो जो पर्टिकुलर डिसीज है वो हमारे बॉडी पे या हमारे ऑर्गन्स पे कैसे वो अफेक्ट कर रहा है, तो इसके बारे में हम पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें जो पेशेंट के बॉडी पे कौन सी सिम्टम्स शो हो रही हैं, कौन से लक्षण आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कोई भी डिसीज है तो उसके लिए हमें सीटी स्कैन करना है, एक्सरे करना है, एमआरआई करना है या फिर सीबीसी करना है, एलएफटी, केएफटी, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंडर आती हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट भी होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल सफिक्स। आप सभी ने बहुत सारे डिसीज के पीछे आइटिस देखा होगा, आप सभी ने बहुत सारे डिसीज के पीछे ऑसिस देखा होगा, या फिर कोई ऐसी प्रोसीजर्स होती हैं जिसके पीछे टॉमी, ठीक है, ऐसी चीजें जो होती हैं वो सफिक्स होती हैं। नेक्स्ट है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जांपल, कंजक्टिवाइटिस एंड एरिथ्राइटिस। कंजक्टिवाइटिस मतलब होता है कि जो कंजक्टाइवा होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और नेक्स्ट है एरिथ्राइटिस, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना। और उसके बाद आता है टॉमी। टॉमी का मतलब होता है कटिंग और इंसिजन। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर कोलॉन कैंसर होता है तो उनके कोलॉन में क्या होता है, एक ओपनिंग क्रिएट की जाती है, एक स्टोमा क्रिएट किया जाता है, जिसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उससे एक पाउच कनेक्ट किया जाता है, जिससे जो स्टूल है वो उसमें कलेक्ट होता है। नेक्स्ट है एक्टोमी। एक्टोमी मतलब होता है किसी ऑर्गन का रिमूवल। फॉर एग्जाम्पल, एपेंडेक्टोमी, जो अपेंडिक्स होती है उसका रिमूवल होता है इसमें। और उसके बाद आता है ऑसिस। ऑसिस जो होता है वो एक डिसीज से रिलेटेड होती हैं या फिर कोई एबनॉर्मल कंडीशन से रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस,
ट्यूबरकुलोसिस एक डिसीज हो गया। और अगर हम एबनॉर्मल कंडीशन की बात करें, फॉर एग्जांपल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जैसे नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस, तो ये ऑसिस के अंडर आती हैं। पांचवा है प्लास्टी। प्लास्टी मतलब होता है किसी चीज का रिपेयर या फिर रिकंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल आर्थोप्लास्टी मतलब जो जॉइंट्स हैं उसका रिपेयरमेंट। नेक्स्ट है स्कोपी। स्कोपी मतलब होता है किसी चीज को विजुअलाइज करना। फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक ट्यूब होता है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है, इंसर्ट किया जाता है। इससे कैंसर का स्क्रीनिंग हो सकता है या फिर कोई भी ट्रीटमेंट पर्पज से भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है ग्राम और ग्राफी। ग्राम मतलब जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी और ईकेजी। इसमें जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है कि ग्राफी। ग्राफी इन द सेंस की जो मशीन है उस पे जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो उस पे शो करती हैं। तो किसी भी डिसीज के पीछे अगर एल्जिया आता है तो इसका मतलब होता है पेन। फॉर एग्जांपल ओटैल्जिया मतलब हमारे कान में अगर पेन होता है तो उसके लिए एक मेडिकल टर्म यूज की जाती है जो होता है ओटैल्जिया। और उसके बाद आता है एमिया। एमिया जब भी आता है तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है या फिर ब्लड से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल सेप्टिसीमिया, एनीमिया, ल्यूकोमिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट है RRHEA मतलब ये जिसके बाद आता है ना, इसमें होता है कि फ्लो और डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल डायरिया। तो डायरिया में बेसिकली क्या होता है कि लूज या वाटरी स्टूल पास होती हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। और ये कुछ कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट है जिसे आप एग्जाम में हर कोई डिसीज में लिख सकते हो। और अब हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो पहला है एनाल्जेसिक्स। तो बेसिकली एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं, वो पेन से रिलीफ करती हैं। मतलब एनाल इन द सेंस की एब्सेंस, जेसिक्स इन द सेंस पेन मतलब पेन का एब्सेंस होना। तो यहाँ पर पेन से रिलीफ कराया जाता है। तो दीज आर टू टाइप्स, एक होता है ओपियोइड्स, एक होता है नॉन ओपियोइड्स। जो ओपियोइड्स होते हैं वो हम बहुत ही सीवियर पेन में देते हैं और जो नॉन ओपियोइड्स होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन में देते हैं। ओपियोइड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं ट्रामाडोल और मॉर्फिन, और नॉन ओपियोइड्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इडियोपैथिक। मतलब कि जो भी डिसीज है अभी उसका हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है तो उसका जो इटियोलॉजी होगा वो इडियोपैथिक होगा। और उसके बाद आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि उसका कॉज क्या है, कारण क्या है। उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है कि वो डिसीज कैसे डेवलप कर रहा है। सिक्स्थ है प्रोग्नोसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी भी डिसीज का प्रेडिक्शन किया जाता है। मतलब कि किसी को अगर कोई डिसीज है तो उससे या फिर वो रिकवर कर सकता है या फिर उसका डेथ हो सकता है। सेवेंथ है सिम्टम्स। सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट खुद फील कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल पेन, अगर पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो वो खुद फील करेगा। हम उसे देखकर भी पता नहीं कर सकते या फिर हम उसे फील भी नहीं कर सकते। बट जो नेक्स्ट है साइंस। साइंस में क्या होता है कि एक डॉक्टर या फिर एक नर्स उसे ऑब्जर्व कर सकता है देख के। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट की बॉडी पे रैशेस पड़ी हैं या फिर एक्ने है तो इससे क्या होता है, हम देख के तो पता कर सकते हैं कि पेशेंट को रैशेस है। तो ये होती है साइंस। नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्सिस विच मीन्स प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। एंड बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोफाइलैक्सिस: प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो जो प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस होती हैं इसमें हम क्या, अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो ये प्राइमरी के अंदर आ गया। सेकेंडरी के अंडर आते हैं कि अगर किसी को फीवर है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स दे रहे हैं या फिर हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो ये सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस के अंदर आता है। और नेक्स्ट है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अगर हमें HIV वाले पेशेंट से निडलिस्टिक इंजरी होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें 72 आवर्स के अंदर हमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की दवा चलानी होती है। बट मोस्टली हमें ये ट्राई करना है कि 1 से 2 घंटे के अंदर ही पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की दवा चलने लगे अगर हमें निडलिस्टिक इंजरी हुई है किसी HIV वाले पेशेंट का। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है फार्मेकोलॉजी पे कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, फार्मेकोलॉजी कैसे पढ़ना है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि एशियन फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी तीनों को एक साथ कैसे कंबाइन करके पढ़ा जाए।